हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का मिड टर्म का इंग्लिश का पेपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2024-25 के सेशन में मिड टर्म में ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स है 50, यानी 50 मार्क्स का पेपर है। इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हैं 4 सेक्शन है ABCD। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस पेपर की भी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक सब तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर पार्ट में से हर सेक्शन में एक एक आपका जो स्किल है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक, उसका टेस्ट होगा, उसका एग्ज़ाम उस पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है रीडिंग, यानी इसमें बेसिकली आपकी रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, चैप्टर नेम्ड फ्लाइंग टुगेदर। यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका सीन पैसेज है, आपकी बुक में से ही ये पैसेज आया है। फ्लाइंग टुगेदर जो चैप्टर है उसमें से ये पैसेज लिया गया है। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब गीस खाने की तलाश में गए हुए थे, तो एक हंटर, शिकारी, जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. उसने खुद से कहा कि अच्छा ये है वो जगह जहाँ पे जंगली गीस रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब शाम को वो आएंगे तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. और क्रीपर की मदद से, बेल की मदद से वो पेड़ पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net. वो सबसे टॉप पर पहुंच गया और वहाँ उसने अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. और फिर वो नीचे उतर गया और वहाँ से चला गया। Now answer the following question based on your understanding of the passage. अब ये पैसेज पढ़ के जो आपको समझ में आया है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। The geese had gone out dash. Gone out यानी कि गए थे, तो geese कहाँ गए हुए थे? In the search of food. यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही लिखा है geese had gone out in search of food. तो इस लाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, in search of food. बी पार्ट है, वेयर डिड गीज लिव. अब गीस कहाँ रहते थे, स्टोरी में भी आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे पैराग्राफ में भी हमने क्या देखा कि हंटर जब आया तो उसने कहा कि अच्छा ये गीस यहाँ रहते हैं, और वो कहाँ पर चढ़ गया, वो पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि वो पेड़ को देखकर ही ये अंदाज़ा लगा रहा था कि गीस यहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब गीस कहाँ रहते हैं, ऑन ट्री, ट्री के ऊपर गीस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द अपोजिट ऑफ क्लाइम्ड अप. तो हमें क्लाइम्ड अप का अपोजिट वर्ड लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। क्लाइम्ड अप का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना, और अप का मतलब होगा ऊपर, यानी ऊपर चढ़ना। तो ऊपर चढ़ने का अपोजिट क्या होगा, नीचे उतरना। तो यहाँ पर क्लाइम्ड नहीं होगा, क्लाइम्ड अवे भी नहीं होगा, क्लाइम्ड इन नहीं होगा, क्लाइम्ड डाउन ये सही आंसर है। आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि अप का मतलब होता है ऊपर, तो क्लाइम्ड अप हो गया ऊपर चढ़ना। डाउन का मतलब होता है नीचे, तो क्लाइम्ड डाउन का मतलब क्या हो गया, नीचे उतरना। तो क्लाइम्ड अप का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लाइम्ड डाउन। और यहाँ पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, कि हंटर जो है ट्री पर चढ़ गया और उसने जब जाल फैला दिया, देन ही क्लाइम्ड डाउन, तब वो नीचे उतर गया। तो यानी हमें पैराग्राफ में ही सवाल का जवाब दिया गया है।
डी पार्ट है हु स्प्रेडेड द नेट, किसने जाला फैलाया या बिछाया। नेट यानी जाल, जाल किसने फैलाया था, हंटर ने। पैराग्राफ में हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि किसने जाल बिछाया था, हंटर ने, शिकारी ने। चूज़ ऑड वन आउट, अब ऑड वन आउट का मतलब है कि जो बाकी का सबकी तरह समान नहीं है वो हमें ऑड वन उसको आउट करना है, उसको अलग कर देना है। सबसे पहले है कैच, कैच यानी पकड़ना। लिव, लिव यानी जीवन जीना। क्लाइंब, क्लाइंब यानी चढ़ना। और गीस, गीस क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑड कौन सा हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैच, क्लाइंब और लिव ये सब क्या है, ये एक्शन वर्ड हैं, ये वर्ब है, क्रिया है। पकड़ना, चढ़ना, जीना ये क्या है, ये कुछ काम है, ये काम वाले शब्द हैं जिनको हिंदी में काम वाले शब्द या क्रिया कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। लेकिन गीस क्या है, गीस नाम वाले शब्द है, संज्ञा है, नाउन है, क्योंकि एक प्राणी है, एक एनिमल है, एक बर्ड है गीज़। तो गीज़ सबसे अलग हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गीज़। इन चारों में से ऑड क्या है, गीज़ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर पहले जो पैराग्राफ था वो एनसीईआरटी की बुक में से था, चैप्टर में से था। अब जो है अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अब इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। जंक फूड टेस्ट गुड, that's why it is mostly liked by everyone of any age group। जंक फूड का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए सभी एज ग्रुप के लोग, सभी हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई बुज़ुर्ग हो, सबको जंक फूड पसंद है। स्पेशली किड्स एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, और स्पेशली किसको पसंद है, बच्चों को और स्कूल जाने वाले बच्चे, छोटे बच्चे और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको जंक फूड बहुत पसंद है। जंक फूड इज़ प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड क्या होता है, बहुत ही प्रोसेस्ड होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स और बड़े प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, तब जाके वो बनता है। बट वी ईट इट एंड हार्म आर हेल्थ, लेकिन हम फिर भी उसको खाते हैं और अपनी सेहत को हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। चिल्ड्रन शुड नो दैट जंक फूड इज़ हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जंक फूड उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इफ़ दे ईट इट दे बिकम सिक, अगर वो इसको खाते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे, सिक हो जाएंगे। नाउ टिक द करेक्ट आंसर, अब हमें सही आंसर पे टिक करना है। व्हाट इज़ जंक फूड, जंक फूड इज़ अ डैश फूड। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा जंक फूड इज़ प्रोसेस्ड फूड, कैसा फूड है, प्रोसेस्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेस्ड। बी पार्ट पे चलते हैं। हाउ डज जंक फूड अफेक्ट अस, जंक फूड हमें कैसे अफेक्ट करता है, इट इज़ हार्मफुल। पैसेज में ही हमें दिया हुआ है कि इट इज़ हार्मफुल। इफ़ दे ईट जंक फूड दे विल बिकम डैश, जंक फूड खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट, जोकर, स्ट्रॉन्ग, सिक। तो इसका सही आंसर होगा सिक। यहाँ पैराग्राफ में भी हमें दिया है कि इफ़ दे ईट इट दे बिकम सिक। डी पार्ट है टिक द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो वो प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। और अगर एक चीज़ की बात हो रही होती है तो उसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो चाइल्ड का मतलब होगा एक बच्चा, अगर हमें एक से ज़्यादा बच्चों की बात करनी है तो हम प्लूरल फॉर्म की बात करेंगे। तो चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, चिल्ड्रन। ओके तो आपको ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, किसी भी शब्द के साथ अगर एस लगाते हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चाइल्ड्स जो है वो गलत आंसर होगा, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। टेक द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ नो, अब नो की पास्ट फॉर्म हमको लिखनी है, तो नो की पास्ट फॉर्म होती है न्यू। ओके, नो की पास्ट फॉर्म होती है न्यू। चलिए सेक्शन बी पर आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ ऑन क्लासरूम लाइब्रेरी, यू मे यूज़ द हिंट बॉक्स गिवन बिलो। अब नीचे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उसके साथ हमें हिंट बॉक्स दिया हुआ है।
तो हमें इसका यूज़ करते हुए ये जो फिलअप्स हैं इनको भरना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सो मैनी डैश इन आर क्लासरूम लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे डैश हैं। तो क्या होते हैं लाइब्रेरी में? बुक्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुक्स। ओके, फर्स्ट फिलअप्स में आ जाएगा बुक्स। दे आर डिस्प्लेड इन डिफरेंट डैश। अब उनको डिस्प्ले किया जाता है डिफरेंट किस में? कहाँ पे हम बुक्स को डिस्प्ले करते हैं? शेल्फ में, बुक शेल्फ्स। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा बुक शेल्फ्स। फिर है देयर इज़ अ लार्ज डैश ऑफ बुक्स अवेलेबल। बुक्स का बहुत सारा क्या अवेलेबल है? वैरायटी, अलग अलग प्रकार की बुक्स होती हैं। तो थर्ड ब्लैंक में आ जाएगा वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल। स्टूडेंट्स फाइंड देम डैश एंड डैश। अब क्या बचा है? इंटरेस्टिंग बचा है, कलरफुल बचा है और क्लासरूम बचा है। तो स्टूडेंट्स फाइंड देम इंटरेस्टिंग, बच्चों को वो इंटरेस्टिंग लगती है। फोर्थ नंबर पे ये आ जाएगा एंड। अब फोर्थ नंबर पर ये आ गया। अब बचा है कलरफुल और क्लासरूम। तो बच्चों को किताबें इंटरेस्टिंग और कलरफुल लगती हैं या बच्चों को किताबें इंटरेस्टिंग और क्लासरूम लगती हैं? कौन सा वाला सही है? कलरफुल वाला सही है। तो फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा कलरफुल। ओके, और जो क्लासरूम है उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 5 फिलअप्स हैं और एक यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है फॉर कन्फ्यूज़न। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे सही से सटीक बैठ रहा है उसी को हमें लगाना है। अब इसका और पार्ट है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि और का मतलब होता है चॉइस, कि आपको ऊपर या नीचे वाले में से कोई एक ही करना है। अब है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट डिश। तो आपको अपनी फेवरेट डिश के ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है। जैसे माय फेवरेट डिश इज़, मैंने यहाँ पे पाव भाजी का एग्जाम्पल लिया है। माय फेवरेट डिश इज़ पाव भाजी। इट इज़ वेरी टेस्टी एंड स्पाइसी। ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत स्पाइसी होती है। इट इज़ मेड विद मैश्ड वेजिटेबल एंड बटर, जो कि मैश्ड वेजिटेबल और बटर की से बनती है। आई लाइक टू ईट इट विद सॉफ्ट पाव एंड लेमन ऑन टॉप। मुझे इसको पाव के साथ और लेमन के साथ खाना पसंद है। माई मदर मेक्स इट वेरी डिलिशियस। मेरी मदर घर पे बहुत ही टेस्टी पाव भाजी बनाती है। आई लव टू ईट पाव भाजी विद माई फैमिली ऑन वीकेंड्स। और मुझे अपने परिवार के साथ पाव भाजी खाना बहुत पसंद है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है राइट 5 लाइन्स ऑन गुड हैबिट। यू मे यूज़ हिंट बॉक्स। अब यहाँ पे हमें अच्छी आदतों के ऊपर, गुड हैबिट्स के ऊपर लिखना है। और हमें अच्छी बात यह है कि हमें ना हिंट बॉक्स दिया हुआ है, तो हमें इसी की हेल्प से ही लिखना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला हिंट है कि डिसिप्लिन लाइफ। तो गुड हैबिट से क्या होती है? हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है, अनुशासन आता है हमारी लाइफ में। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे कि गुड हैबिट हेल्प अस टू लिव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। फिर सेकंड, वी शुड कीप आवरसेल्फ नीट एंड क्लीन। हमें खुद को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। गुड हैबिट कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। गुड हैबिट से हम कीप अस हेल्दी रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने हिंट को ही उठा के उसी से सेंटेंस बनाए हैं। वी मस्ट बी पंक्चुअल एंड ओबीडियंट इन आवर डेली लाइफ। हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअल और ओबीडियंट होना चाहिए। गुड हैबिट मेक आवर लाइफ बेटर एंड सक्सेसफुल। और अच्छी आदतें हमारी लाइफ को अच्छा बनाती हैं और हमें जीवन में सफल बनाती हैं। अब इसका भी और पार्ट है, यानी कि चॉइस है। Assume yourself as an ice cream vendor. Write 5 lines you would use for the advertisement of your ice cream. You may use the hint box. अब इसका चॉइस वाला पार्ट है कि आपको अज्यूम करना है, आपको मानना है कि आप एक आइसक्रीम वेंडर हैं। वेंडर यानी जो कि बेचता है, तो आइसक्रीम वेंडर यानी जो आइसक्रीम बेचता है। अब आपको अपनी आइसक्रीम की ना एडवर्टाइजमेंट करनी है, ऐड करनी है आपको लाइंस बोल बोल के। जैसे गली में कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो वो कुछ भी ऐसे इंटरेस्टिंग सी लाइन बोलकर
और हमको आकर्षित करता है सामान खरीदने के लिए, तो ऐसे ही आपको आइसक्रीम बेचने के लिए लाइंस बोलनी है। और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इन्हीं को ही लेकर आपको लाइंस बनानी है। तो सबसे पहली है लाइन, कम एंड एन्जॉय टेस्टी फ्रोज़न डेजर्ट। अब आइसक्रीम क्या होती है, फ्रोज़न होती है और मीठी है, तो उसको हम डेजर्ट बोलेंगे। तो सबसे पहली लाइन है कि आइए और फ्रोज़न डेजर्ट का मज़ा उठाइए। वी हैव डिफरेंट फ्लेवर फॉर एवरीवन। हमारे पास सबके लिए अलग अलग फ्लेवर्स हैं। आर आइसक्रीम्स आर टॉप्ड विथ चेरीज़ एंड फुल ऑफ स्वीटनेस। हमारी आइसक्रीम में चेरीज़ भर भर कर है और स्वीटनेस भी भर भर कर है। ट्राई आर अमूल क्वालिटी वॉल्स एंड मदर डेयरी आइसक्रीम टुडे। हमारी अमूल क्वालिटी वॉल्स और मदर डेयरी की आइसक्रीम ट्राई करिए। वी ऑल्सो हैव होममेड कॉर्नेट्स जस्ट फॉर यू। और हमारे पास घर के बने हुए कॉर्नेट्स भी आपके लिए हैं। तो ये था पार्ट बी, जो कि राइटिंग सेक्शन था। अब बारी आती है ग्रामर की, सेक्शन सी, ग्रामर। फिल इन द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सिचुएशन में एक पोजीशन बताते हैं कि वो कौन से पोजीशन पर वो चीज़ है। द गर्ल वॉज थ्रिल डैश सी हर न्यू बाइसिकल। लड़की बहुत खुश हो गई अपनी नई साइकिल को देखकर। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो एट है वो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए यूज़ होता है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। अब यहाँ पर ये तो नहीं बताया कि वो लड़की कौन सी लोकेशन पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टू। गर्ल वॉज थ्रिल टू सी हर न्यू बाइसाइकिल। एड करेक्ट प्रीफिक्स एंड राइट द वर्ड। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है जो पहले लगता है, प्री का मतलब होता है पहले। तो प्रीफिक्स यानी वो शब्द या शब्द का हिस्सा जो किसी और शब्द के आगे लगकर उसका मतलब बिल्कुल बदल दे, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर हमें डिस और इम दिया हुआ है, इसमें से हमको कोई एक जो है वो ओबीडियंट के आगे लगाना है और उससे क्या होगा कि इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। ओबीडियंट का मतलब होता है जो बात मानता है, जो बात को समझता है। लेकिन जब हम इसके आगे डिस लगाते हैं, डिसओबीडियंट, तो डिसओबीडियंट का मतलब हो जाता है कि जो बात नहीं सुनता है, जो बात नहीं मानता है। तो उस शब्द का मतलब बदल गया। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें डिस लगाना है, तो जो भी शब्द पी से शुरू होते हैं ना, उन्हीं के आगे इम लगता है। जैसे एक वर्ड है परफेक्ट, ठीक है, तो परफेक्ट का अगर हमें उसके आगे लगाना होगा तो हम डिस नहीं लगाएंगे, हम इम लगाएंगे, इम्परफेक्ट। या फिर पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, पी से शुरू हो रहा है तो इसके आगे लगेगा इम, आई एम इम। ओके, तो जो शब्द पी से शुरू होते हैं उनके आगे इम लगता है, बाकी वर्ड्स के आगे डिस लगता है। तो हम इसके आगे आंसर लिख देंगे, इसके आगे डिस, डिस लगाकर यहीं से उठा लेंगे ओबीडियंट। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। सर्कल द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो नाउन है उसको आपको सर्कल करना है। ही लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन। ही एक लड़के के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन ही नाउन नहीं है, ही प्रोनाउन है। ओके, लाइक्स भी नाउन नहीं है। टू प्ले, प्ले होता है वर्ब, क्रिया होता है, ये भी नहीं है। बैडमिंटन, बैडमिंटन क्या है, एक गेम है, एक नॉन लिविंग थिंग है बट एक गेम है। तो इसमें नाउन क्या होगा, बैडमिंटन। नाउन क्या होगा, बैडमिंटन। प्ले करना एक्शन है, वर्ब है, लेकिन बैडमिंटन एक गेम है, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अंडरलाइन, उसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है फिल करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक। वी डैश टुगेदर इन द गार्डन। प्लेज, प्ले। वी डैश टुगेदर इन द गार्डन, हम सब मिलकर गार्डन में खेलते हैं। तो
तो अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लेज और प्ले। तो ये चीज़ बेटा हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि सिंगुलर प्लूरल में क्या होता है, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं तो एस नहीं लगता है, एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं तो एस लगता है। बट वो किस चीज़ में होता है, वो नाउन के केस में होता है, नेमिंग वर्ड के केस में होता है। प्ले क्या है, एक वर्ब है, तो जब भी वर्ब की बात होती है तो उसमें ना अपोजिट हो जाता है। वर्ब के केस में क्या हो जाता है, अपोजिट चीज़ चलती है। जब एक चीज़ की बात हो रही होती है तो उसमें एस लगता है, जब एक कोई व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है, वो कोई एक्शन कर रहा है, तो उसके एक्शन के साथ एस लगेगा, एक्शन वर्ड के साथ। अगर एक से ज़्यादा लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उसके साथ एस नहीं लगेगा। अब यहाँ देखते हैं वी। वी का मतलब है हम यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं और खेल रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, कोई एक्शन हो रहा है, प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा। ओके, प्लेज नहीं आएगा, प्ले आएगा, एस वाला नहीं आएगा, विदाउट एस वाला आएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड हिडन इन मॉर्निंग। तो इसमें आपको मॉर्निंग के अंदर जो और लेटर्स हैं उनसे आपको एक वर्ड बनाना है। तो अगर आप देखें मॉर्निंग में आर आता है और आईएनजी आता है, तो ये क्या बन गया, रिंग, एक न्यू वर्ड बन गया और मॉर्निंग में से ही उठाया है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई और वर्ड भी ऐसे दिखता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड, जैसा पूछा गया है वैसा बताना है। राइट द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अब जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसका अपोजिट हमें बताना है। तो अंडरलाइन, दे वर क्राइंग इन पेन। ओके, इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, क्राइंग। क्राइंग का अपोजिट बताना है। क्राइंग का मतलब होता है रोना, दुख से रोना, पेन से वो रो रहे हैं। तो रोने का अपोजिट क्या हो जाएगा, रोने का अपोजिट हो जाएगा लाफिंग, हंसना। रोने का अपोजिट क्या हो जाएगा, हंसना। सेकंड है ऐड करेक्ट सफिक्स। इससे पहले हमने ओबीडियंट वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया था, प्री यानी पहले। अब सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। तो अब क्या है, हमें बोल्ड के पीछे कोई इन दोनों में से कोई एक लगाना है जिससे कि जो शब्द है वो स्लाइटली चेंज हो जाए। तो बोल्ड का मतलब होता है निडर। अब कोई व्यक्ति निडर है तो बोल्ड के साथ एल वाई लगेगा, बोल्डली। बोल्डली का मतलब होता है निडरता से, निडरता से। तो बोल्ड का मतलब है निडर, कि वह लड़की तो बहुत निडर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो एक विशेषण है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि उसने बहुत निडरता से चोर का सामना किया, तो इसमें निडरता से चोर का सामना किया, तो निडर से वो क्या बन गया, विशेषण से क्रिया विशेषण बन गया है, तो वर्ड चेंज हो गया है। तो जो सफिक्स और प्रीफिक्स है वो यही करते हैं, वो शब्द के आगे, प्रीफिक्स शब्द के आगे और सफिक्स शब्द के पीछे लगकर उसका मतलब जो है चेंज कर देते हैं। तो बोल्ड के साथ क्या लगेगा, बोल्डली लगेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं ए एंड द, यहाँ लिखे भी हैं ए एंड द, इसमें से कोई एक लगाना है यहाँ पर। तो हमेशा जिसके आगे आर्टिकल लगना होता है वो शब्द, वो वर्ड देखा जाता है। ये लिखा है आर, आर, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आर। इसको आवर नहीं कहते हैं, आर कहते हैं। तो आ क्या है, आ है वॉवल। तो जैसा आप सब जानते होंगे कि वॉवल जो होता है उसके आगे, जब वॉवल की साउंड जिसमें आ रही है तो उसके आगे एन लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ही हैज़ एन आर टू फिनिश हिज वर्क। आर के आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अगर यहाँ पे आर की जगह
बॉल शब्द होता तो बी है, तो इसलिए इसके आगे ए लगता, क्योंकि बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिल द अप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग ब्लैंक। अब हमें एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है कि एलिफेंट के बारे में लिखना है, डिस्क्राइबिंग, जो एलिफेंट को डिस्क्राइब करे, जो एलिफेंट की कोई एक विशेषता बताता हो। एन एलिफेंट इज़ अ डैश एनिमल। एलिफेंट एक डैश प्राणी है। तो कैसा प्राणी है, इसमें आप लिख सकते हैं ह्यूज, इज़ अ ह्यूज एनिमल या बिग एनिमल। ये उसकी विशेषता है ना कि बहुत बड़ा होता है, हैवी। एलिफेंट इज़ अ हैवी एनिमल, या फिर एलिफेंट इज़ अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है, ये भी उसकी एक विशेषता हो सकती है। तो इसमें कोई भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड आप इसमें एनिमल को जो डिस्क्राइब करता हो वो लिख सकते हैं। फिल इन करेक्ट कनेक्टर। अब ये मैंने प्रैक्टिस पेपर में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था जिसमें एंड और बट 3 कनेक्टर दिए हुए थे। यहाँ पे हमें 2 दिए हुए हैं, एंड और। एंड होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम मिलाते हैं, और तब यूज़ होता है जब हमें चॉइस बतानी हो। तो अब इस सेंटेंस में देखते हैं, इज़ द फ्रूट स्वीट डैश सॉर। क्या ये फ्रूट मीठा है या खट्टा है। तो अब चॉइस हमको दी है कि ये बताना है कि फ्रूट खट्टा है या मीठा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा इसका, और। चॉइस दी है खट्टा या मीठा, तो यहाँ पर आएगा और। अब यहाँ पे सेक्शन डी आ गया आपकी टेक्स्ट बुक का। तो 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट। अब आपको बहुत शॉर्ट, वेरी शॉर्ट यानी छोटे उसमें आपको आंसर देना है। विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड बाय कुक इन चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट चैप्टर में कौन सी डिश बनाई गई थी, एवियल। राइट एनी वन एक्साइटिंग थिंग यू कैन डू इन विंटर सीजन। कोई एक एक्साइटिंग चीज़ जो आप विंटर सीजन में करते हैं। मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं, बट अगर आप एक भी लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ड्रिंक हॉट चॉकलेट मिल्क। हॉट चॉकलेट मिल्क पी सकते हैं, सॉरी। और पीनट चिक्की या गुड़ पट्टी खा सकते हैं। बास्क इन द सन। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। तो आप सर्दियों में, गर्मी में तो आप धूप में जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी, बट सर्दी में अगर आप धूप सेकेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, विटामिन डी भी मिलेगा और बहुत अच्छा भी फील होगा। तो आप विंटर सीजन में ऐसा कर सकते हैं। फिल इन करेक्ट वर्ड। आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट। मुझे वो किताबें पढ़ना पसंद है जिसमें पिक्चर्स होती हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। हु का मतलब होता है कौन, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो विच का मतलब होता है या तो चॉइस, या फिर जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, एनिमल्स की या नॉन लिविंग थिंग्स की, तो विच आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विच। आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर ट्रू फॉल्स बताना है। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। ये द टॉकेटिव बार्बर चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें ये फॉल्स है, क्योंकि जो बार्बर होता है वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके 6 भाई हैं, बट सुल्तान की फैमिली का कोई जिक्र नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ ब्लेज फ्रॉम चैप्टर आइसक्रीम मैन। ब्लेज का मतलब हमें बताना है। तो ब्लेज का मतलब होता है फ्लेम्स, कि मतलब जैसे पोएम में था कि इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आग की लपटें निकल रही हैं, फायर है, ब्लेज है। तो ब्लेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्लेम। फ्लेम यानी लपटें, आग की लपटें। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम पोएम माई शैडो। तो माई शैडो पोएम में से यहाँ पे 2 लाइन दी हुई हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। मेरी एक लिटिल शैडो है जो मेरे साथ ही जाती है और मेरे साथ ही आती है। एंड वॉट कैन बी यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी।
और उसका क्या यूज़ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है कि उसका क्या यूज़ है। अब इसके बाद क्वेश्चन, ये जो है ये आपका बुक का ही माय शैडो पोयम का ही ये क्वेश्चन है, जिसमें कि ऐसे 2 लाइन दी हुई हैं और उसके बाद नीचे उसके क्वेश्चन है, whom does I refer to in the above lines। अब यहाँ पे जो ये लाइन है आई हैव अ लिटिल शैडो, कि मेरी एक शैडो है जो मेरे साथ ही जाती है और मेरे साथ ही आती है, तो यहाँ पे जो आई है वो कौन है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो हम बच्चे को बोल सकते हैं, जो बच्चा ये बोल रहा है कि मेरी शैडो है, या फिर बच्चे के तौर पे कौन बोल रहा है, जो स्पीकर है जिसने पोयम लिखी है। तो द चाइल्ड और स्पीकर, दोनों में से कोई भी जवाब चलेगा। राइट अपोजिट ऑफ इन फ्रॉम द पैसेज, तो उसी में एक लाइन थी कि माई लिटिल शैडो गोज़ इन एंड आउट, मेरे साथ जाती है, मेरे साथ ही वापस आती है, तो इनका अपोजिट क्या हो गया, आउट। देन राइट राइमिंग वर्ड ऑफ सी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइमिंग वर्ड बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उस स्पेलिंग के जो आगे के जो लेटर्स हैं उनको हटा के कोई और लेटर लगाकर और फिर राइमिंग वर्ड बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि सी है, तो सी में मैंने एस को हटाकर बी लगा दिया, तो वो उसका राइमिंग वर्ड बन गया बी। ऐसे ही के एन डबल ई नी, मी, ये क्या हो गए, सी के राइमिंग वर्ड्स हो गए। अनजम्बल, टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पूरी जो पोयम है वो ही माय शैडो के ऊपर है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि SHADOW, तो ये क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा। इसके बाद है ऑप्शन चॉइस है, या तो ऊपर वाला कर सकते हो या ये वाला। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। एक बार की बात है जब सुबह बहुत जल्दी मैं उठ गया, सन के उठने से भी पहले मैं उठ गया। आई रोज़ एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, और मैंने देखा कि जो शाइनिंग ड्यू है, जो शाइनिंग ओस की बूंदें हैं, वो हर बटर कप पर है। बटर कप क्या है, एक फ्लावर है एक तरीके का, जिसको बच्चा बोल रहा है कि उसके ऊपर ओस की बूंदें हैं। नाउ राइट 4 सेंटेंसेस ऑन मॉर्निंग सीन। अब इसको पढ़ के हमारे मन में एक मॉर्निंग का सीन बन सकता है, तो उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर लाइंस लिखनी है। आई वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, द बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन द ट्रीज, द फ्लावर्स वर कवर्ड विथ शाइनिंग ड्यू, द कूल ब्रीज मेड द लीव मूव जेंटली, द सन रोज स्लोली स्प्रेडिंग गोल्डन लाइट एवरीवेयर। तो इसमें क्या लाइन है कि मैं सुबह जल्दी उठ गया, बर्ड्स जो थी वो ट्रीज़ पर सिंगिंग कर रही थी, चहचहा रही थी। द फ्लावर वर कवर्ड विथ शाइनिंग ड्यू, फूलों पर शाइनिंग ड्यू था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पत्ते जेंटली यानी बहुत ही आराम से धीरे धीरे हिल रहे थे। सन धीरे धीरे जो है बाहर आ रहा था, उग रहा था, उदय हो रहा था। ओके, देन 9th क्वेश्चन, राइट एनी 3 थिंग्स विच यू डू आफ्टर रीचिंग होम फ्रॉम स्कूल। कि स्कूल से आने के बाद, घर आने के बाद आप कौन सी 3 चीज़ें जो सबसे पहले करते हो वो आपको लिखनी है। मैंने यहाँ 4 लिख दिए है, बट आप 3 भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट अगर 3 से कम लिखेंगे तो फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे। टेक ऑफ स्कूल बैग्स एंड शूज़, सबसे पहले आते ही अपना बैग उतारना और अपने शूज़ उतारना। वॉश हैंड एंड फेस, हाथ और मुंह धोना। हैव अ स्नैक और ड्रिंक वाटर, कुछ खा लेना हल्का फुल्का या फिर पानी पीना। डू होमवर्क और रीड बुक्स, और उसके बाद अपना होमवर्क करना या फिर कोई बुक रीड करना। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जो हमको स्कूल से आके हम करते हैं और हमें करने भी चाहिए। अब इसी का चॉइस में है, नेम 1 फूड आइटम दैट इज़ मेड इन योर होम। एक फूड आइटम बतानी है जो हमारे घर में बनती हैं इन दीज सिचुएशन, इन सिचुएशंस में। फॉर अ फेस्टिवल, तो फेस्टिवल में क्या बनता है, तो जैसे अगर मैंने एक फेस्टिवल का उदाहरण लिया जैसे होली, होली में क्या बनता है, गुजिया बनता है।
तो ऐसे ही अगर आपके घर में कुछ और फेस्टिवल में कुछ और तरीके का कुछ बनता है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। व्हेन यू आर अनवेल, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो क्या बनता है, पॉरेज, या जिसको हिंदी में कहते हैं दलिया। और एवरी डे, डेली बेसिस पे हमारे घर में क्या बनता है, रोटी सब्ज़ी और दाल चावल, तो मैंने वही यहाँ पर लिख दिया है। तो ये आपको दोनों में से चॉइस है, या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू विजिट द फॉलोइंग प्लेसेस, राइट इन सेंटेंस। तो अब क्या है कि आपको ये बताना है कि आप जब इन जगहों पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं। तो हमें सेंटेंसेस में लिखना है, यहाँ मैंने वर्ड्स में ही लिख दिया है बट कोई नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी वॉच मूवीज व्हेन वी विजिट विजिट सिनेमा हॉल। ओके, फेयर। मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, तो हम झूला झूलते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, मैजिक शो देखते हैं, यही सब करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, वी राइड ऑन स्विंग, ईट टेस्टी फूड, वॉच मैजिक शो एट्सेट्रा। बर्थडे पार्टी, जब बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, केक कट करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो वी कट बर्थडे केक एंड प्ले गेम्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर जब आपका मिड टर्म का पेपर था तो उसमें इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर आया था। तो मैंने प्रैक्टिस पेपर भी आपके साथ शेयर किया है विद एक्सप्लेनेशन, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपके साथ शेयर करा है। तो इसी हिसाब से अब आप ग्रामर में, अनसीन पैसेज में, सीन पैसेज में अब आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम।